हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक सीमांत समुद्र है। ये पश्चिम तथा उत्तर में मुख्य भूमि चीन, पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण में शेडोंग प्रायद्वीप एवं लियाओडोंग प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये दुनिया में महाद्वीपीय शेल्फ के सबसे बड़े उथले क्षेत्रों में से एक है। आपको बताना था कि यह अनुच्छेद किस सागर की सटीक व्याख्या करता है। ऑप्शंस थे पीला सागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए पीला सागर। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में एक अमेरिकी सैन्य लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया के पास पीले सागर में गिर गया। आपको बता दें कि पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक सीमांत समुद्र है जो पूर्वी चीन सागर के उत्तर में स्थित है। ये पश्चिम तथा उत्तर में मुख्य भूमि चीन, पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण में शेडोंग प्रायद्वीप एवं लियाओडोंग प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसका नाम गोबी रेगिस्तान से निकलने वाले पीले रेत के कणों के लिए रखा गया था, जिससे इस सागर को सुनहरा पीला रंग मिलता है। ये दुनिया में महाद्वीपीय शेल्फ के सबसे बड़े उथले क्षेत्रों में से एक है, जिसकी औसत गहराई 44 मीटर और अधिकतम गहराई 152 मीटर है। इस सागर में गिरने वाली मुख्य नदियों में हाई नदी, यालू नदी, हान नदी, ताइदोंग नदी और पीली नदी शामिल है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में समाचारों में आए पल्सर शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। और दूसरा कथन, इनका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में खगोलविदों ने ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर यानी ASKAP के माध्यम से एक नए पल्सर की खोज की है, जिसे PSR J10325804 नाम दिया गया है। गौरतलब है कि पल्सर घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन पाए जाते हैं, जो आमतौर पर मिलीसेकंड से लेकर सेकंड तक होते हैं, इसलिए कथन एक सही है। इसमें बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो दो चुंबकीय ध्रुवों के साथ कणों के जेट को बाहर निकालते हैं, इसलिए कथन दो सही नहीं है। ये त्वरित कण प्रकाश की बहुत शक्तिशाली किरणें उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स प्रतिवर्ष भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर वियतनाम? तो सही आंसर है ऑप्शन डी वियतनाम। हाल ही में 45 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए हनोई वियतनाम पहुंची। गौरतलब है कि विनबेक्स अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई वियतनाम में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत और वियतनाम में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये 2018 में शुरू हुआ था और इसका पहला संस्करण जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जबकि इसका पिछला संस्करण अगस्त 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक सरकारी पहल है जो कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन के उपयोग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। और दूसरा कथन, इसका लक्ष्य 10,000 महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को ड्रोन वितरित करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने के लिए पूरे देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि नमो ड्रोन दीदी योजना कृषि उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करके खेती में उन्नत तकनीक को एकीकृत करके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। ये योजना किसानों को ड्रोन किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 10,000 नहीं बल्कि 15,000 महिला SHG को लक्षित करती है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। ये कृषि को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्रोजेक्ट अर्थ गंगा किस मंत्रालय की एक पहल है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में प्रोजेक्ट अर्थ गंगा पर जानकारी साझा की। आपको बता दें कि अर्थ गंगा जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। अर्थ गंगा का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक सतत विकास मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को पेश किया, जहां उन्होंने नमामि गंगे से अर्थ गंगा के मॉडल में बदलाव का आग्रह किया। अर्थ गंगा के लिए जिन 6 स्तंभों की पहचान की गई है उनमें शामिल है
गंगा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर बैंड पर प्राकृतिक फ्रेमिंग को बढ़ावा देना, एसटीपी से उपचारित पानी और कीचड़ का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग, विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, लोगों की भागीदारी और क्षमताओं और संस्थानों का निर्माण। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी अवसंरचना विकास कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा केवल टियर 2 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाता है। कथन 2, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। और कथन 3, इसकी स्थापना ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF की तर्ज पर की गई है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शहरी अवसंरचना विकास कोष के बारे में जानकारी प्रदान की। गौरतलब है कि भारत सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF की स्थापना की है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस कोष का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी स्थापना ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF की तर्ज पर की गई है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया बन्नी ग्रासलैंड किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। 2500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े घास के मैदानों में से एक है। ये नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, जंगली सुअर, गोल्डन जयकाल, भारतीय खरगोश, भारतीय भेड़िया आदि स्तनधारियों का घर है। ये क्षेत्र बन्नी भैंस और कांकरेज गाय के लिए प्रजनन स्थल के रूप में भी काम करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या फिर अनुच्छेद 256? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति की बाद की कार्रवाइयों में उचित संबंध होना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए होता है, जिसे बाद में हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं। ये मांसाहारी होते हैं और अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरीबाडा कहा जाता है। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद किस कछुए की सटीक व्याख्या करता है? लेदरबैक, हॉक्सबिल, लॉगरहेड या फिर ओलिव रिडले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओलिव रिडले। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप पर फरवरी से मार्च के दौरान मिसाइल परीक्षण को रोकने का निर्णय लिया है। दरअसल ये समय ओलिव रिडले कछुओं के घोंसलों के निर्माण का होता है। आपको बता दें कि ओलिव रिडले दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं। ये कछुए मांसाहारी होते हैं और अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अरीबाडा कहा जाता है। इनके जैतून के रंग के खोल के कारण इन कछुओं का नाम ओलिव रिडले पड़ा। ये कछुए प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं। ओडिशा के गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को समुद्री कछुओं की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन करने वाले जीवों की कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। इनकी IUCN स्थिति वल्नरेबल है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित इंडियन माउस डियर की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में विशाखापत्तनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं, जिनमें इंडियन माउस डियर भी शामिल है। गौरतलब है कि इंडियन माउस डियर या स्पॉटेड शेवरोटिन भारत का सबसे छोटा हिरण है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। भारत के भीतर ये आमतौर पर पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट से लेकर ओडिशा तक के कई वन क्षेत्रों और मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है।
इसकी IUCN स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कृषि उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक अभिसरण योजना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।